वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चना। ठीक है, चना एक अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट दलहनी फसल है, आप सबको पता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं आपको चने ऑफर करना चाहूंगा। भाई चने खाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे आपकी सर चने तो घोड़े खाते हैं? बिल्कुल घोड़े खाते हैं, लेकिन इंसान भी खाते हैं। ठीक है ना, तो चने को घोड़े खाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? हॉर्स ग्राम। घोड़ा चना नहीं, ठीक है ना, हॉर्स ग्राम हम इसको बोलेंगे। और चना हमारे इंडिया के अंदर उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है। ये क्वेश्चन आपसे पहले जेट आईसीआर के एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना। देखो चने इसलिए ऑफर कर रहा हूं क्योंकि हम चने से बहुत कुछ जानेंगे। ये जो चना आप देख पा रहे हो, ये जो चना है अधिकतर यही उगाया जाता है। अगर पूछा जाए कि अधिकतर कौन सा उगाया जाता है, तो देसी चना उगाया जाता है। भाई चने दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो होता है काबुली चना और एक होता है देसी चना, जो अभी मेरे हाथ में है। काबुली चना व्हाइट होता है, ये कैसा होता है? ब्राउन होता है। ये छोटा होता है, वो बड़ा होता है। बॉटनिकल नेम अलग अलग। ये साइसर एरेटिनम, काबुली साइसर काबुलियम। याद हो गया भाई? अभी के अभी आपको याद करना है, ठीक है ना। साइसर एरेटिनम तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? देसी हो जाएगा। और साइसर काबुलियम कौन सा हो जाएगा? काबुली चना हो जाएगा। टेस्ट वेट अलग होते हैं, वैरायटीज अलग होती है, सब कुछ आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। तो गाइस चलिए भाई चने खाइए फटाफट से, और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और घर बैठकर अपनी तैयारी कर सके। दूसरा फैक्ट और जानते हैं। देखो जो चना है, भाई चने दिख पा रहे हैं सबको, ठीक है। तो अगर चने को आप भिगो कर खाते हो तो काफी ज्यादा सेहत के लिए फायदेमंद है। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप किया जाता है कि जर्मिनेट जो सीड होता है, अंकुरित जो चना होता है, अंकुरित जो चना होता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे मूंग में, मूंग अगर अंकुरित हो जाए तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। वैसे आपको याद रखना है, देखो मैं कुछ भी फालतू नहीं बता रहा, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आप बिल्कुल अच्छे से याद रखने की कोशिश करना, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा देखो चने में क्या होता है, जब पोड बनते हैं, भाई अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ फ्रूट, यहां पर लिखा हुआ है मैंने, मतलब फल का प्रकार कैसा है, तो पोड है। पोड जानते हो ना, मतलब फल के अंदर चना बनता है, तो उसमें थोड़ा सा खट्टापन आता है उस टाइम पे। तो खट्टापन किसकी वजह से आता है? तो आता है ऑक्जेलिक एसिड या मेलिक एसिड की वजह से। ठीक है, बेसिक सारे फैक्ट आपको याद होनी चाहिए चने के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक और काम करना है। आप नोटबुक लेकर बैठे और नोट करते हुए चले। क्या करते हुए चले? नोट। इसके अलावा देखो मेरा नाम लव प्रकाश है, आप सबको पता है, ठीक है, लव प्रकाश। और हमारा एक और नया चैनल है मेरा, लव प्रकाश गोम में, जिस पर अभी सिर्फ एक वीडियो है। आज 7 या 8 बजे तक एक नया वीडियो आएगा इस पर, तो आप इस चैनल को जाइए सब्सक्राइब कीजिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम चना पढ़ने वाले हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर अदर नेम की। इंग्लिश में ग्राम बोलते हैं, हिंदी में चना बोलते हैं, CHANA। चिक पी भी इसको बोलते हैं, बंगाल ग्राम इसको बोलते हैं, हॉर्स ग्राम इसको बोलते हैं, किंग ऑफ पल्सेस, दलहनी फसलों का राजा भी चने को बोला जाता है। तो बेसिक समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोटानिकल नेम। तो दो बोटानिकल नेम होते हैं भाई, ठीक है, एक तो होता है साइसर एरेटिनम और एक होता है साइसर काबुलियम। कैसे होता है दोनों, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। एक तो होता है साइसर एरेटिनम। साइसर एरेटिनम क्या हो गया भाई? देसी चने का हो गया। हिंदी में भी हम लिखेंगे यहां पर साइसर एरेटिनम। दूसरा होता है काबुली चना, वो आपको मैं अलग से बताऊंगा, उसका बोटनिकल नेम होता है साइसर काबुलियम। क्लियर गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूं फैमिली की, किस परिवार से बिलोंग करता है चना। तो भाई जितनी भी दलहनी फसलें हैं किस परिवार से बिलोंग करती है? जितनी भी दलहनी फसलें हैं लेगुमिनेसी, ठीक है ना। परिवार कौन सा हो जाएगा? लेगुमिनेसी या फेबेसी। भाई ऐसा तो नहीं लग रहा चने अकेले अकेले खा रहा हूं, है ना, आप लोगों को भी ऑफर कर रहा हूं, खाया करो, काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। लेगुमिनेसी और फेबेसी, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना परिवार। आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं। तो ओरिजिन भाई इसका भारत नहीं है, जैसे हमने पढ़ा उड़द, मूंग, अरहर, ओरिजिन क्या था? इंडिया था। सॉरी, मोट हमने पढ़ा था, तीनों का ओरिजिन क्या था? इंडिया था। यहां पर इसका ओरिजिन इंडिया नहीं है, यहां पर इसका ओरिजिन क्या है भाई? देखो SWA, साउथ वेस्ट एशिया, मतलब दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट एशिया, और हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिमी एशिया। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। तो देखो क्रोमोसोम नंबर भी अलग अलग होते हैं। चलिए बताइए, मेरे हाथ में जो चने हैं इसका क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र संख्या बताइए, मतलब देसी चने की बात कर रहा हूं, साइसर एरेटिनम की। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से, जल्दी से कमेंट करो।
इसके क्रोमोसोम नंबर। तो देखो इसके गुणसूत्रों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो एक तो होता है देसी चना जो होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n = 14। कितनी होती है? 2n = 14। काबुली में कितनी होती है भाई? छोले भटूरे भी बनाए जाते हैं चने से, है ना? तो काबुली में होती है 2n = 16। अगर आपसे यूज पूछी जाए तो बहुत सारे यूज है चने के। इसको सलाद के रूप में काम में लिया जाता है, चना मसाला, ठीक है, और चकना के रूप में भी काम में लिया जाता है। काफी ज्यादा इसके यूज है चने के। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रोडक्शन। तो देखो पूरे वर्ल्ड में जो सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है चने का वो इंडिया के अंदर होता है। कहां पर होता है? इंडिया के अंदर। और मैं बात करूं मतलब इंडिया में करीबन ये सोच लो आप, इंडिया के अंदर हमारे पास 70% प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड का। इंडिया में कितना परसेंट? 70%। इसके अलावा हम बात करें कि इंडिया में कौन सा स्टेट है जहां पर चने का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, तो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसके बाद में कौन सा आता है? राजस्थान आता है। इसके बाद में कौन सा आता है? राजस्थान। और इसके बाद में आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है ये सीरीज। और मैं बात करूं यहां पर राजस्थान के अंदर, जेट वाले स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे से देखना, तो बीकानेर क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर में 90% चने का प्रोडक्शन होता है राजस्थान के अंदर। सॉरी 90 नहीं होता, ये एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, बट अभी आप याद रखना कि राजस्थान के अंदर बीकानेर, और इंडिया में 70% पूरे वर्ल्ड का, इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश आता है। इस तरीके से आपको प्रोडक्शन याद रखना है। एसिड की बात करें तो देखो कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। एक तो होता है देखो मैलिक एसिड, और इसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड। यार गर्मी काफी ज्यादा लग रही है क्योंकि मेरे रूम का फैन खराब हो गया लॉकडाउन के चलते, ठीक है। तो ये एसिड पाए जाते हैं और इस एसिड की वजह से चना जो होता है थोड़ा सा खट्टापन आता है। भाई आप लोगों ने खाया होगा जब चना आता है मार्केट के अंदर, जब पोड बनते हैं, तो अगर आप उसको ऐसे खा के देखोगे तो थोड़ा सा आपको खट्टापन नजर आएगा। तो खट्टापन किसकी वजह से होता है? ऑक्जेलिक और मैलिक एसिड की वजह से होता है चने में। देखिए समझिए, मैलिक एसिड होता है 90%, ऑक्जेलिक एसिड होता है चने में 10%। समझ में आ रहा है भाई सभी को? आप वीडियो को यार लाइक करते हुए चले, है ना? आप वीडियो को लाइक करते हुए चले और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें। सब कुछ याद हो जाएगा चने के बारे में, कुछ नहीं छूटने वाला। बस आप सपोर्ट करें, मतलब शेयर करते रहे आप अधिक से अधिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रोटीन की। किसमें प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है? तो देखो प्रोटीन परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो इसमें प्रोटीन होती है 21.1%। कितनी होती है? 21.1% होती है। नोट करते हुए चलना। कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो 61.3% कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट की बात करें भाई, फैट कितना होता है भाई चने में? कितना होता है फैट? 4.5% होता है, 4.5%। जर्मिनेशन जो सीड होता है उसमें विटामिन सी होता है। क्या होता है भाई? विटामिन सी। समझ में आ रहा है गाइस? आगे बढ़ते हैं, रूट की बात करते हैं। तो यार रूट समझते हैं ना, रूट में काफी ज्यादा डाउट होते हैं स्टूडेंट को। देखिए मैंने आपको बताया था कि दलहनी फसलों के अंदर एपीजीएल रूट होती है। मतलब एपीजीएल रूट मतलब समझ लो, जैसे सपोज करो यार ये मैंने ले लिया, यहां पर मूंग ले लिया, उड़द ले लिया, जमीन में डाल दिया। अब इसके उगने की जो कंडीशन होती है पता है किस तरीके से उगेगा? ये सीड यहां से नहीं उठेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ इसमें जैसे जड़ी आ जाएगी, ऊपर पौधा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर। पता है इसके अंदर क्या होगा? देखो रियल कंडीशन क्या होती है। जैसे जैसे धीरे धीरे जर्मिनेशन होने लगेगा तो चना अपने आप को जमीन से ऊपर उठाएगा। सॉरी चना नहीं है यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूं भी मूंग की। ये अपने आप को क्या करेगा? ऊपर उठाएगा, और ऊपर उठाते उठाते इसकी कंडीशन कैसे हो जाएगी? इस तरीके से। मतलब ये अपने इसको यहां पर ले आएगा बीज को, और ये दो टुकड़ों में डिवाइड होने लगेगा धीरे धीरे। कैसे होगा? मतलब ये दो ऐसे कैसे दो भागों में बंटने लगेगा इस तरीके से। फिर यहां से दो पत्तियां बनेगी, फिर धीरे धीरे पौधे का निर्माण होगा। तो जो रूट होती है वो भी कैसे होती है भाई? मतलब एक तरीके से जो रूट बनती है इसकी, रूट वो कैसी होती है? जमीन के ऊपर जाके बनती है। जमीन के ऊपर जाके मतलब समझ के, जैसे ये है मूंग, तो मूंग में क्या हो रहा है भाई? मूंग इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो जो रूट जमीन के ऊपर बने, मतलब बाद में तो जमीन के नीचे ही जानी है, ठीक है। मतलब बीज के कहने का मतलब है जो बीज है ऊपर आ जाए, उसका कोट अगर जमीन के ऊपर आ जाए, तो ऐसे जर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एपीजीएल जर्मिनेशन बोलते हैं। एपीजीएल जर्मिनेशन मतलब समझ में आया? चलिए दोबारा समझते हैं। मान लीजिए कि ये चना नहीं है, ये चना नहीं है, ये क्या है? मूंग है। मैंने इसको जमीन में डाला, तो जमीन में डालने के बाद ये ऊपर आएगा, ऊपर उठेगा अंकुरित होने के बाद, दो टुकड़े इसके होंगे, उससे पत्तियां बनेगी, ठीक है। तो इसका जो जर्मिनेशन कहां पे हो रहा है भाई? जर्मिनेशन इसका जमीन के ऊपर हो रहा है ना,
जमीन के अंदर तो नहीं हो रहा। जैसे मैं बात करूं चने की, तो चने को जमीन में गाड़ दोगे लेकिन ये ऊपर नहीं आएगा, ऊपर आके दो टुकड़ों में डिवाइड होकर पत्तियां नहीं बनाएगा। ये क्या होगा, अंदर के अंदर ही अपनी रूट ग्रोथ करेगा और पौधा बाहर निकालेगा। तो ये वाली कंडीशन होती है। तो जो चना है इसमें जो रूट होती है वो कौन सी होती है, हाइपोजियल होती है, एपीजियल नहीं होती है। एपीजियल जिनमें होती है वो मैंने आपको बता दिया, मतलब सभी दलहनी फसलों में से एपीजियल होती है, लेकिन चने के अंदर कौन सी होती है, हाइपोजियल होती है। दोनों को अभी आपको डिटेल में समझा दूंगा। हाइपोजियल भाई समझना है ना, एक तो एपीजियल। भाई एपीजियल का मतलब ही क्या होता है, इस चीज को समझ लो पहले तो आप। एपी मतलब होता है गाइस यहां पर एक तरीके से अबाउ, मतलब जमीन के ऊपर। जीएल मतलब क्या होता है, एक तरीके से जमीन, ठीक है ना, अर्थ। तो अर्थ के ऊपर बनता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर आके उगता है ये पौधा। तो ऐसी जर्मिनेशन को, ऐसे अंकुरण को हम क्या बोलेंगे, एपीजियल जर्मिनेशन बोलेंगे, मतलब ऊपरी भूमिक, हिंदी में ऊपरी भूमिक। और दूसरा वर्ड कौन सा बताया मैंने आपको, हाइपोजियल। हाइपो मतलब होता है नीचे, मतलब जमीन में, जीएल मतलब जमीन, तो जमीन के नीचे जिसकी रूट बनेगी, उगेगा, ठीक है, उसको हाइपोजियल। तो इसमें जो जर्मिनेशन होता है वो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है और इसकी रूट टेप रूट होती है। गाइस क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ फ्रूट, तो कौन सा प्रकार है भाई, पोड। क्या हो जाएगा, पोड हो जाएगा। पोड बनता है, इसके अंदर चना बनता है, ठीक है, और पोड के अंदर ही क्या लगता है भाई, फ्रूट वॉरियर भी लगता है। आप सबने पढ़ा होगा चने के अंदर। मैं चने थोड़े से साइड में रख देता हूं, ये तो बोलोगे सर अकेले अकेले चने खाए जा रहे हो, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ना, समझते हुए चलना। देखो चना अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात करें इसके इन्फ्लोरेंस, मतलब इसका जो पुष्प क्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो गाइस इसके पुष्प क्रम को क्या बोलते हैं, रेसिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिम। गाइस आप फटाफट से आज सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते हुए चले। रेसिम। बात करें पॉलिनेशन, तो कौन सा पॉलिनेशन होता है, परागण कौन सा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कौन सा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अलावा इसमें कुछ परसेंट, 5 to 10% क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। क्रॉस पॉलिनेशन कितना होता है, कभी कभी होता है 5 to 10%, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार की फसल है तो आपको सेल्फ पॉलिनेशन ही लगाना है। टेस्ट वेट की बात करते हैं, टेस्ट वेट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट वेट मतलब समझते हो ना, 1000 दानों का भार। तो गाइस यहां पर अगर मैं बात करूं देसी चने की, जो भी मैंने खाए थे, ठीक है, उसका टेस्ट वेट होता है, भाई छोटा होता है तो टेस्ट वेट भी कम ही होगा। कितना होता है, 150 से 200 ग्राम। कितना होता है, 150 से 200 ग्राम। नोट करते हुए चलना भाई, है ना, नोट क्या आप तो याद करो बी के भी यार, है ना। टेस्ट वेट कितना हो गया। अब मैं बात करूं देसी की, तो देसी का होता है 150 से 200 ग्राम 1000 बीजों का भार। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूं यहां पर काबुली, तो काबुली चने का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 280 से 340 ग्राम, 280 से 340 ग्राम होता है 1000 बीजों का भार। समझ में आ गया, ये आपसे पूछा जाता है। आगे मैं आपको सीड इंडेक्स भी बताऊंगा। आगे हम बात करते हैं यहां पर, आगे हम बात करते हैं क्लाइमेट कैसा चाहिए। तो देखो यार इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो माइल्ड कूल क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर यहां से पूछा जाता है, वाटर रिक्वायरमेंट यहां से पूछी जाती है। तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट, जलमांग की बात करूं तो वाटर रिक्वायरमेंट को हिंदी में जलमांग बोलते हैं। और 200 से लेकर 250 भी मिल जाएगा, 300 मिलीमीटर भी आपको मिल जाएगा। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, 200 से लेकर 300 मिलीमीटर इसके लिए जलमांग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अधिकतर आपको जो मिलेगा नोटबुक में आप पढ़ोगे 200 to 50 मिलीमीटर, है ना। तो ऐसा मत बोलना भाई सर ने ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन में आपको क्या दिया जा रहा है। टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं जर्मिनेशन के लिए, किसके लिए, जर्मिनेशन, भाई हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान देना, अंकुरण के लिए तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात करूं ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ के लिए भी यही होता है, बस इसमें हम 15 से 25 लिख देते हैं, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। एंड पकते समय कितना होना चाहिए, तो पकते समय होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब जिस टाइम पे जर्मिनेशन जितना होगा उतना ही यहां पर होना चाहिए। तो गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सोइल की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए मतलब इसके लिए कौन सी सोइल अच्छी है मानी जाती है, तो उसके लिए लोमी सोइल, ठीक है, जिसका ड्रेनेज सही से हो, मतलब जिसका जल निकास सही से होता हो, पानी नहीं बढ़ना चाहिए, जल निकास अच्छे से होना चाहिए। ऐसी जमीन इसके लिए, चाहे जमीन में ढेले हो, ठीक है, ढेले वाली जमीन चल जाएगी। ढेले मतलब समझ रहे हो ना भाई, क्लाउड्स, ठीक है, मतलब सोइल कैसी चाहिए, लोम ड्रेनेज सोइल चाहिए। इसके अलावा इसमें क्लाउड चल जाएंगे, मतलब ढेले, ठीक है, ढेले वाली जमीन में इसको उगाया जा सकता है। पीएच की बात करते हैं गाइस,
पीएच होता है 6.5 से लेकर 7.5 पीएच इसके लिए अच्छा माना जाता है। 7.8 भी आपको बुक में मिल जाएगा। गाइस क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? आप बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना। और अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो फटाफट, और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते हुए चलो, है ना यार, गर्मी का टाइम है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने फॉर्म फिल कर लिया कंप्लीट तरीके से। आप इसको एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको एक बार हम रिवाइज करते हैं। देखो चने के बारे में बहुत कुछ हमें पढ़ना है, करीबन करीबन हमारी क्लास 45 से 50 मिनट तक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। और देखो चना जो है मतलब पाले से सर्वाधिक इसके ऊपर इफेक्ट होता है। पाला जानते हो ना, सर्दियों में काफी ज्यादा ठंडक पड़ती है तो उससे काफी ज्यादा इफेक्ट होता है इसके ऊपर, ये याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूं भाई फटाफट से। बोटानिकल नेम साइसर एरेटिनम होता है, काबुली चने का साइसर काबुलियम होता है। फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली। ओरिजिन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट एशिया हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम एशिया हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर देसी 2n=14 और काबुली 2n=16। प्रोडक्शन इंडिया में होता है सर्वाधिक 70% वर्ल्ड का। और बात करें हम इंडिया के अंदर तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, राजस्थान में बीकानेर। कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एंड ऑक्जेलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से सोर टेस्ट इसके अंदर होता है। प्रोटीन 21.1% होता है, कार्बोहाइड्रेट 61.3% होता है, फैट 4.5% होता है। जर्मिनेशन के टाइम जर्मिनेशन सीड में विटामिन सी पाया जाता है। रूट टेप रूट होती है, हाइपोजियल जर्मिनेशन इसमें होता है। आगे बात करें टाइप ऑफ फ्रूट, तो पोड बनते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इन्फ्लोरेंस, पुष्पक्रम को रेसिंग बोलते हैं। पोलिनेशन सेल, पोलिनेशन मतलब स्वपरागण, और पर परागण कुछ परसेंट होता है, 5 से 10%। टेस्ट वेट देसी का तो होता है 150 से 200 ग्राम 1000 दानों। भाई दाने जो होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन काबुली जो होता है उसके दाने मोटे होते हैं, और मोटे होने की वजह से वजन भी ज्यादा होगा भाई, 280 से 340 ग्राम वजन होता है। क्लाइमेट की बात करें तो वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए 200 से 300 मिलीमीटर या 200 से 250 मिलीमीटर। जर्मिनेशन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ग्रोथ के लिए 15 से 25 होना चाहिए, पकते समय 25-25 आपको याद रखना है ऑप्टिमम। सोइल लोमी एंड वेल ड्रेनेज सोइल चाहिए, अच्छी जल निकास वाली, चाहे ढले हो जमीन में, ठीक है ना। और पीएच होना चाहिए 6.5 से लेकर 7.5। इसके अलावा दलहनी फसलों में मोस्ट इंपोर्टेंट है, दलहनी फसलों में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, चना है। पाले के प्रति अति संवेदनशील है, मतलब पाले से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं भाई, नोट कर लिया सभी गाइस ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और गाइस बिल्कुल अच्छे से देखना, बिल्कुल अच्छे से समझना, आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। आप एग्जाम में बिल्कुल टॉप करें बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा भाई चने के बारे में समझ ही लेते हैं, ठीक है भाई। चने दो प्रकार के होते हैं, बार बार बात हो रही है। ग्राम, दो प्रकार के चने, एक तो हो गया देसी भाई, देसी ग्राम, दूसरा होता है काबुली ग्राम। अब देखिए बोटनिकल नेम बताइए भाई, फटाफट बताइए, बोटनिकल नेम क्या होता है, साइसर एरेटिनम। इसका क्या होता है, साइसर काबुलियम। क्या होता है, साइसर काबुलियम। फैमिली वगैरह सब सेम रहेगी, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें रंग रूप मतलब कलर, तो कलर हो जाएगा ब्राउन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। काबुली की बात करें तो इसको व्हाइट ग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्हाइट ग्राम। मतलब ये कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। यहां पर क्रोमोसोम नंबर हमने अलग से देखे, CH.NO। तो इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n=14 और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n=16। इसमें दो गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा होती है। यहां पर हमने क्या बात की भाई, टेस्ट वेट हमने देखा, तो टेस्ट वेट कितना हुआ था इसका, 150 से 200 ग्राम प्रति मतलब 1000 बीजों का भार। यहां पर हम बात करें काबुली की, तो काबुली का कितना हुआ था भाई, याद है ना सभी को, 280 से 340 ग्राम, 340 है ना भाई। और ये हो गया हमारे पास 1000 दानों का भार। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक तरीके से बेसिक, अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए भाई 12th वालों को भी आता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं यहां पर यार सीड इंडेक्स। आप गाइज मुझे बताइए कि टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए सुनिए क्या होता है डिफरेंस। अगर मैं बात करूं टेस्ट वेट की, तो टेस्ट वेट होता है अधिकतर जो पतले दाने होते हैं मतलब बारीक दाने, उनका हम टेस्ट वेट देखते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, हम किसी का भी कर सकते हैं, क्योंकि 1000 दाने लेने हैं हमें तो वजन करना है, वो टेस्ट वेट होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं मोटे अनाज, तो मोटे अनाज में हम क्या करते हैं, 100 दाने लेते हैं, और 100 दानों का जो भार होता है उसको सीड इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स।
तो हिंदी में भी सीड इंडेक्स, बीज इंडेक्स बोलेंगे, बीज परिसूचांक से शायद बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बीज परीक्षण भार, ठीक है। तो सीड इंडेक्स की हम बात करें तो सीड इंडेक्स तो भाई बहुत कम होगा क्योंकि 100 दानों का भार है, तो चने के 100 दाने का भार कितना होता होगा, करीबन करीबन 17 से 26 ग्राम प्रति 100 दानों का भार। क्लियर हो रहा है भाई। काबुली होते हैं तो काबुली का तो ज्यादा होगा, काबुली का होता है, जस्ट यहां से स्टार्ट करेंगे, 26 से 45 ग्राम प्रति 100 बीजों का भार। क्लियर हो गया गाइस, समझ में आ गया, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, समझते हुए चले आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं सीड रेट की। सीड रेट को हिंदी में बोलते हैं बीज दर। चलिए बताइए, बीज दर बताइए भाई। मैं बात करूं देसी चने की, ठीक है, देसी चना, भाई देसी तो देसी है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो देसी चने की बीज दर कितनी होती है भाई, 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर हम देसी चने की बीज दर लेते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं काबुली, तो काबुली की सीड रेट कितने लेते हैं भाई, फटाफट कमेंट करें, 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर लेते हैं। यहां पर मैं बात करूं लेट, तो लेट के लिए क्या लेंगे भाई, लेट के लिए लेंगे हम 80 से 90 केजी प्रति हेक्टेयर। यार बहुत इजी है, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां नोट करते हैं ताकि याद होने में आसानी रहे। देसी की सीड रेट की बात कर लेते हैं। सीड रेट तो कितनी हो गई गाइस, 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर हो गई। और हम बात करें काबुली की, तो काबुली की कितनी हो गई भाई, 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर हो गई। लेट की बात करें तो 80 से 90 आपको याद रखना है। लेट आपसे नहीं पूछा जाता, आपसे या तो देसी पूछा जाएगा या आपसे काबुली पूछा जाएगा। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ेगा इस, ठीक है। अब देखो सीड को हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। देखो भाई चने को, देखो चने को कैसे उगाना चाहिए, थोड़ी सी फार्मर वाली नॉलेज की भी हम बात करते हैं। जो फार्मर जैसे धान लगाया, क्या लगाया, धान लगाया भाई, ये एक रबी क्रॉप है, सबको पता है ना। ग्राम जो है कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप, मतलब रबी में इसको उगाया जाता है। अब खरीफ में हम क्या उगाते हैं, जैसे सपोज करो किसी फार्मर ने राइस उगाया, चावल लगाया, अगर उस खेत में आप क्या लगाते हो, ग्राम लगाते हो, चना उगाते हो, तो आपको कोई फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन काफी अच्छा होगा। देखो एक तो पानी की कमी वैसे ही नहीं होती उस खेत में, दूसरी बात धान में जाने कितनी दवाइयां, जाने कितने फर्टिलाइजर, सब कुछ डलता है, तो वैसे ही जमीन बहुत अच्छी है, इसलिए उसमें हमें चने उगाना चाहिए। एक तरीके से क्या हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन भी हो जाएगा। अभी क्रॉप रोटेशन जानते हो ना, फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए ताकि हम कीटों से बच सके, रोगों से बच सके, हमारी फसल का जो प्रोडक्शन हो सके बिल्कुल अच्छे से हो सके। गाइस क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजो उपचार बोलते हैं। सीड ट्रीटमेंट, सीड का ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे आजकल कोरोना वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि वो ठीक हो सके, ठीक है। तो ऐसे सीड ट्रीटमेंट हम किस लिए करते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में फफूंद जनित बीमारियां ना लगे, इंसेक्ट ना लगे, ठीक है। तो इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं हम FIR से। FIR मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है FIR मतलब वो पुलिस वाली FIR नहीं, ठीक है ना, वो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उस FIR का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब सबसे पहले दी जाने वाली सूचना। यहां पर FIR का मतलब क्या है, जो बीज उपचारित हम करेंगे वो सबसे पहले करेंगे फंगीसाइड से। फंगीसाइड क्या होता है भाई, फफूंद नाशक होता है, फफूंद नाशक। अभी बात करेंगे कौन सा लेंगे। आई मतलब क्या होता है, आई मतलब ये नहीं कि दो आई होते हैं सर, एक तो छोटा आई होता है, एक बड़ा आई होता है। आई मतलब होता है इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। दूसरी बात मतलब सबसे पहले तो फंगीसाइड से ट्रीट करेंगे, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से करेंगे, उसके बाद हम करेंगे राइजोबियम से। राइजोबियम, चलिए क्या क्या लेना है देखते हैं। देखिए हम बात करें फंगीसाइड की, तो फंगीसाइड के लिए हम लेंगे यहां पर बाविस्टिन। क्या लेंगे, बाविस्टिन। भाई बाविस्टिन तो याद हो गया होगा आप लोगों को, काफी टाइम से बाविस्टिन करते आ रहे हैं हम, है ना। बाविस्टिन हमें लेना है 3 ग्राम प्रति केजी सीड में। कितना लेना है, 3 ग्राम प्रति केजी सीड में, लगा दीजिए प्लस। इंसेक्टिसाइड के लिए क्या ले, तो इंसेक्टिसाइड के लिए लेंगे क्लोरीफाइरिपोस 450 ml प्रति 100 ग्राम में, ठीक है। क्या लेंगे, क्लोरीफाइरिपोस 450 ml हमें लेना है। नेक्स्ट राइजोबियम कितना लेना है, तो राइजोबियम के 3 पैकेट लेने हैं 100 सीड में। राइजोबियम के 3 पैकेट, राइजोबियम 3 पैकेट हम यहां पर लिखेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, बीजोपचार करेंगे भाई, सीड ट्रीटमेंट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। FIR आपको याद रखना है। FIR मतलब क्या होता है, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम, ना कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो अलग चीज है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो सीड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो थोड़ा सीड के बारे में और जानते हैं। बीज की बुआई कितनी गहराई पर करेंगे, कितनी डेप्थ होनी चाहिए, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से, कमेंट कीजिए भाई जल्दी से जल्दी। तब तक मैं थोड़ा सा जलपान कर लेता हूं, ठीक है भाई। फटाफट जल्दी से जल्दी कमेंट करो गाइस, और बिल्कुल सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहो।
तो डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो उसकी गहराई, बुआई जो हम करेंगे तो डेप्थ कितनी लेंगे, डेप्थ लेंगे 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई चने के बारे में। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं फर्टिलाइजर की। तो यार मैंने जस्ट आपको बताया फर्टिलाइजर, भाई नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट रफ करने वाला हूं, है ना। देखो अगर आप जो धान का खेत है उसमें चना उगाते हो तो तब तो आपको जरूरत है ही नहीं, कुछ मत डालना, है ना, बस सिर्फ रखवाली करना। रखवाली किससे करोगे भाई, नील गाय, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोजड़ा बोलते हैं, सबको पता है ना नील गाय। देखो क्या हुआ था, एक बार हमारे भी चने करते हैं गाँव में, तो चने किए थे, डेली जाते भाई, जंगल से क्या होता है, नील गाय आ जाती है चनों को खाने के लिए, काफी ज्यादा पसंद है चने। तो डेली अगर आप उसकी मतलब प्रोटेक्शन नहीं करोगे अपने क्रॉप का, अगर आप उसको नहीं बचाओगे नील गाय से, जंगली जानवरों से, तो आपका चना फिर बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा ही हमारे साथ कुछ हुआ, डेली जा रहे थे, चना 1 महीने का हो गया, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा हो गया, चने बनने लग गए। उस टाइम पे हम क्या करते थे भाई, गाँव में जाते थे तो थाली, जानते हो ना, थाली लेकर जाते थे, और एक तरीके से टापरी, जानते हो, सब गांव के जो स्टूडेंट है वो जानते हैं, ठीक है, टापरी बना के ऐसे उस पर बैठा करते थे और थाली बजाते थे। कभी कभी तो पीपा, जानते हो ना, पीपा जानते हो, केन आती है, ठीक है, उसको बजा करते थे ताकि खेत में अगर कोई जंगली जानवर है तो भग जाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, डेली जाते बजाते, लेकिन एक दिन कोई काम आ गया, उसकी वजह से नहीं जा पाए। और जब सुबह गए तो वहां पे हमें बिल्कुल पता नहीं चला कि वहां पे चने थे, चने हमने उगाए थे, क्योंकि नील गाय इतनी आई और वहां पर बिल्कुल जमीन निकाल दी। जमीन निकालने का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये नहीं पहचान सकता कोई कि कौन सी फसल थी, कंडीशन ऐसी कर दी थी मतलब नील गायों ने। तो इसलिए प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, प्रोटेक्ट हमें करना चाहिए। उसके बाद से हमने चने नहीं उगाए। क्यों नहीं उगाए, क्योंकि यार थोड़ा सा रहती है दिक्कत, सारे चने गए बिल्कुल बर्बाद, कुछ नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर चने भी नहीं खाए। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर देखो, इसमें हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस डालेंगे, पोटास की जरूरत नहीं है। N एंड P, नाइट्रोजन कितना डालेंगे, नाइट्रोजन डालेंगे 20 केजी प्रति हेक्टेयर, और फॉस्फोरस डालेंगे 40 केजी प्रति हेक्टेयर, और ज्यादा कुछ हमें नहीं डालना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया भाई, पाले से सर्वाधिक इफेक्ट होता है, नुकसान पहुंचता है। तो पाले के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखो पाले के लिए आप खेत के आसपास धुआं जला सकते हो। भाई सर्दियों का टाइम होता है तो ऐसे ही जला लिया करो, क्योंकि थोड़ा शरीर को गर्मी भी मिलेगी, तो हम धुआं कर सकते हैं खेत के चारों तरफ। इसके अलावा सल्फर का यूज कर सकते हैं, तेजाब का यूज कर सकते हैं। कितना करना है तेजाब का यूज, 0.1% H2SO4, क्या होता है भाई, ये सल्फ्यूरिक, एक तरीके से इसको हिंदी में बोलते हैं तेजाब। क्या बोलते हैं, तेजाब। इसका हम क्या करेंगे, इसका स्प्रे करेंगे, बिल्कुल बड़ी सावधानी से। आगे बढ़ते हैं और हम बात करें इरिगेशन की। तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं, जितनी भी दलहनी, भाई लिख लो, है ना, इरिगेशन लिख लो सब स्टूडेंट। इरिगेशन की बात करते हैं तो देखो इरिगेशन कब करते हैं, जितनी भी दलहनी फसलें हैं सब में फूल आने पर, पोड बनने से पहले। क्लियर हो गया, मतलब एक तरीके से फूल आने से पहले करेंगे हम, फूल आने से पहले क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हो फूल आने से पहले, फूल आने से पहले हम क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे दलहनी फसलों के अंदर। आगे बात करते हैं वीडीसाइड की। वीडीसाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी दलहनी फसलों में क्या लेते हैं हम, सभी दलहनी फसलों में बेसालिन लेते हैं, पेंडामिथालिन लेते हैं, किसके लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो ऐसे यहां पर इसमें जंगली प्याज उगता है। भाई खरपतवार जानते हो ना, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट जो खेत में बिना उगाए उग जाते हैं और लड़ते हैं एक तरीके से दुश्मन की तरह कि नहीं हम लेंगे फर्टिलाइजर, हमारे लिए है, पौधा बोलता है कि नहीं हमारे लिए है, ठीक है। तो वीड कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो सब कुछ तो वो ले लेगा, क्योंकि वो तो अंडरवर्ल्ड का डोन आप समझ सकते हो खरपतवार को, ठीक है। तो वीडीसाइड की बात करें तो उसमें जंगली प्याजी उगती है। क्या उगती है, प्याजी है, क्या है, खरपतवार है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्फोडिलस। भाई इंग्लिश वाले भी लिख लेना है ना, ऐसी कोई जरूरत, मतलब ये नहीं है कि सर इंग्लिश में नहीं लिख रहे, हिंदी में नहीं लिख रहे। एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस, ये प्याजी उगती है। तो इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करें भाई, एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेसालिन डाल सकते हैं या पेंडामिथालिन यूज कर सकते हैं। बेसालिन कितना लेना है भाई, बेसालिन लेना है आप लोगों को 0.5 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से,
उपयोग करना है। इसके अलावा आप 750 लीटर का घोल बना के पहले भी उपयोग कर सकते हो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके अलावा पेंडामिथालिन प्री इमरजेंस आप काम में ले सकते हो। पेंडामिथालिन कितना लेना है भाई, नोट करो। पेंडामिथालिन 30 सीसी वाला लेना है आपको, 30 सीसी, ठीक है ना। फिर 50 सीसी तो काफी ज्यादा पॉइजन हो जाता है, सांप तक मर जाते हैं। क्लोरीफाइरिफोस, अभी जैसे इस बार हमने धान किया, क्लोरीफाइरिफोस लेके गए तो खेत में जैसे छिड़कते हैं धान में, ठीक है, तो दूसरे दिन जाके देखा तो बहुत सारे सांप मरे पड़े हैं, ठीक है। तो क्योंकि भाई धान के खेतों में सांप आते हैं, क्योंकि सांप को सुगंध आती है काफी ज्यादा, ठीक है, किस धान की, तो सांप आ जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। इतना खतरनाक जहर हो जाता है 50 सीसी। तो आपको पेंडामिथालिन 30 सीसी वाला लेना है। और कितना करोगे भाई, 600 ग्राम का आपको 600 लीटर पानी में घोल बनाना है और आपको स्प्रे कर देना है, जिससे क्या हो जाएगा, इस खरपतवार का कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा एक क्रिया की जाती है चने के अंदर। कौन सी क्रिया की जाती है भाई, सबको पता है, चने में एक क्रिया करते हैं। क्या है भाई क्रिया का नाम, फटाफट कमेंट कीजिए। टॉपिंग या निपिंग। क्या होती है क्रिया, आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से टॉपिंग या निपिंग क्रिया किस फसल में की जाती है, तो चने के अंदर की जाती है। समझना क्या होता है, जब चना 30 से 35 दिन का हो जाता है भाई, चना भाई नोट करना है ना, नोट करोगे तो ज्यादा याद होगा। निपिंग, टॉपिंग भी बोलते हैं, टॉपिंग, ये क्रिया चने में की जाती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा चना मसाला 30 से 35 दिन का हो गया, कितने दिन का हो गया, 30 से 35 दिन का, ये लो हो गया, ठीक है। बना देते हैं भाई यहां पे हम, ठीक है। इसमें छोटी छोटी पत्तियां आती है, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां, ठीक है, समझना आप, बस समझना। ये चना है, अब 30 से 35 दिन का हो गया, करीबन इसकी हाइट की हम बात करें तो ये हो जाता है 20 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का हो जाता है, 20 सेंटीमीटर का। जब 20 सेंटीमीटर का हो जाता है तो हम क्या चाहते हैं कि यार इसमें ये जो है ना, जो शाखाएं निकल रही है कुछ और ज्यादा निकले, क्योंकि कुछ ज्यादा शाखा निकलेगी तो पोट ज्यादा बनेंगे, फलियां ज्यादा बनेंगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो हम क्या कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, ये लो मैंने तोड़ दिया इनको, ताकि अब जब मैंने यहां से तोड़ा तो क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा यहां से 2-3 शाखाएं फूटेगी अलग अलग, 2-3 पे अलग अलग पोड आएंगे। तो इस क्रिया को, मतलब एक तरीके से उनकी शाखा को तोड़ना, यही क्या कहलाता है, निपिंग कहलाता है, टॉपिंग कहलाता है। अब ये क्रिया या तो हम हाथों से कर सकते हैं, गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि चने की साग तोड़ी जाती है, सब्जी पत्तियां तोड़ी जाती है, फिर उससे सब्जी बनाई जाती है। तो गांव वाले एक तो उसको ऐसे काम में ले लेते हैं सब्जी के रूप में। इसके अलावा अगर आप भेड़ पालते हो, बकरी पालते हो, तो आप उनको भी इसमें छोड़ सकते हो, ठीक है ना। कब छोड़ना है, जब 35 दिन का चना हो जाए, क्योंकि वो क्या करती है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चारों तरफ से इसको बराबर तरीके से खा लेती है, जो बकरियां होती है, भेड़ होती है। उसके बाद देखो आप अपना चना जो होगा काफी ज्यादा फैलेगा, प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि निपिंग एंड टॉपिंग क्रिया क्या होती है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई पढ़ने में। आप सेशन को बिल्कुल लाइक करते हुए चले और अधिक से अधिक शेयर करें, रुकना नहीं चाहिए, शेयर तो आप कंटिन्यू किया करो, ठीक है, ताकि आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहे बिल्कुल अच्छे से। एग्रीकल्चर में आने वाले 1 महीने के अंदर हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। आप लोगों को लगेगा कि वाकई में एग्रीकल्चर वाओ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आने वाले 1 महीने के अंदर हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखेंगे जिनसे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इल्ड की बात करते हैं। इल्ड हम देखते हैं यहाँ पर, इल्ड क्या होती है भाई, उपज होती है। हमने सब कुछ किया, चने का बीज उपचार किया, चने को उगाया, इरिगेशन हमने की, 200 से 250 मिलीमीटर वाटर रिक्वायरमेंट होती है। अब आ जाते हैं हम यहां पर फाइनल इल्ड के ऊपर, उपज के ऊपर। उपज को इंग्लिश में बोलते हैं इल्ड। भाई हिंदी वाले बच्चों को सबको याद हो गए ना इंग्लिश वाले नाम, क्योंकि आगे बीएससी में आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे। तो उपज करीबन जो चने की होती है, कितनी होती है गाइस, फटाफट कमेंट्स कीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं इरिगेटेड एरिया, मतलब जो सिंचित क्षेत्र है, सिंचित इरिगेटेड एरिया इंग्लिश में बोलते हैं, तो सिंचित क्षेत्र में जो चने की उपज होती है वो होती है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है दोस्तों, 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। मैं बात करूं असिंचित मतलब जहां पे पानी की कमी हो गई, ठीक है। तो असिंचित मतलब नॉन इरिगेटेड, असिंचित, तो भाई वहां पर इसकी जो उपज होती है वो कम होती है। कितनी होती है, कम मतलब यार ये सोच लो 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही उपज होती है। क्लियर हो गया, दोनों याद रखना बिल्कुल अच्छे से। अगर कुछ नहीं पूछा गया, नॉर्मल पूछा गया है कि चने की उपज बताइए, तो आप क्या लगाओगे, 20 से 25 लगा दोगे। लेकिन अगर बोला है उसने कि असिंचित क्षेत्रों में उपज बताइए, तो आप राइट आंसर लगाओगे 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। भाई क्विंटल में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम फिलहाल वेराइटीज पे, क्योंकि वेराइटीज की अब तक हमने बात नहीं की, और वेराइटीज जो है वेराइटीज आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। वेराइटीज बहुत अच्छी है, याद हो जाएगी। जो वेराइटीज इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए भाई फटाफट से एक बार सेशन को लाइक करो और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो। वेराइटीज क्या होती है भाई, किस्में,
वेराइटीज, किस्में, ठीक है ना। अब किस्में दो अलग अलग होती है, मैंने आपको देसी की अलग बताऊंगा, काबुली की अलग बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साइसर एरेटिनम की, देसी, ठीक है, देसी चना। इसकी किस्में जो आती है, सबसे पहले आती है अवरोधी, ठीक है, अवरोधी मतलब ये मत समझना कि ये किसी चीज की अवरोधी है, मतलब एक किस्म का ही नाम है यार, अवरोधी है। और ये विल्ट रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें एक विल्ट डिजीज लगती है, वो इसमें नहीं लगेगी, ठीक है ना, ऐसी किस्में। इसके अलावा आती है हमारे पास अपर्णा, अच्छा नाम है अपर्णा, और अपर्णा को बोलते हैं RSG 896, और जो एक किस्म है एक तरीके से ग्रीन कलर का इसका सीड होता है। अगली आती है RSG 2, और इसको बोलते हैं सूर्य की किरण। क्या बोलते हैं भाई, इसको किरण बोलते हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे बात करते हैं, अगली आती है RSG जो भी मैंने आपको बताई 896, इसको क्या बोलते हैं, अपर्णा बोलते हैं। अगली आती है RSG, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, RSG आपको याद रखना, RSG 902, और इसको हम बोलते हैं अरुणा। क्या बोलते हैं, अरुणा बोलते हैं। इसके अलावा GNG 469, और इसको बोलते हैं सम्राट। क्या बोलते हैं, सम्राट बोलते हैं, सम्राट, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ये हमारी किस्में हो गई देसी चने की, आई होप आपको याद हो गई होगी, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ये वो किस्में हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। आगे हम बात करते हैं काबुली चने की, काबुली, साइसर काबुलियम बोटनिकल नेम काबुली। भाई किस किस को पसंद है चना खाना, है ना, गला के खाया करो, और जिसमें गर्मियों में तो काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर काबुली चने की किस्में, तो है गौरव, ठीक है। अगली किस्म हमारे पास आती है गिरनार आती है, सदाबहार आती है, एंड K4 आती है, एंड आती है C104, L550 एंड L144 एक्सेट्रा, और यहां पर भी एक्सेट्रा। भाई हजारों किस्में हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहां पर नोट करवा दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में याद कर सको। देखो चने को आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, क्योंकि चना जो है चना मसाला है, और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं डिजीज और इंसेक्ट की। तो देखो डिजीज और इंसेक्ट से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चने में एक क्या लगती है भाई, इल्ली लगती है, चने की इल्ली, ठीक है, हेलिकोवर्पा, आप सबको पता है। तो जो चने की इल्ली होती है उसका कंट्रोल किससे करते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चने में क्या लगती है, तो इल्ली लगती है ना, और वो क्या करती है, पोर्ट में अंदर चली जाती है और चने को खाने लग जाती है। इसका कंट्रोल बहुत सारी दवाइयों से हम करते हैं, लेकिन अधिकतर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, मोनोक्रोटोपास दिया जाता है। तो मोनोक्रोटोपास बिल्कुल अच्छे से याद रखना, मोनोक्रोटोपास का स्प्रे करना है। चलिए नोट करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। डिजीज की बात करते हैं। सबसे पहले डिजीज आती है विल्ट। अभी मैंने आपको बताया था ना, अवरोधी किस्म, ठीक है। तो विल्ट जो है इसको हिंदी में उकटा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उकटा रोग, ठीक है। और ये होता है फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस से। किससे होता है, फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक के द्वारा होता है। इस फंगस के द्वारा ये रोग होता है। और कंट्रोल की बात करें तो हमें बाविस्टिन लेना है। क्या लेना है, बाविस्टिन से पहले बीज उपचार करेंगे तो ये नहीं होगा भाई। हमने अगर पहले FIR से ट्रीट कर लिया है तो फिर रोग होंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो बाविस्टिन 2.5 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। एंड यहां पर हम बात करें इसकी रेजिस्टेंट वेराइटीज, तो रेजिस्टेंट वेराइटी मैंने आपको बताई थी अवरोधी। आगे बात करते हैं, अगली आती है इसमें, अगली बीमारी इसके अंदर, पहली उकटा हो गई, दूसरी हमारे पास आती है एस्कोटिया ब्लाइट, ठीक है। और ये होती है एस्कोप्टा फंगस से। और बात करें कंट्रोल की, तो इसका कंट्रोल हम यहां पर करेंगे, इसका कंट्रोल हम कॉपर क्लोराइड से करेंगे। कॉपर क्लोराइड हमें लेना है 0.3% का, हमें क्या करना है, स्प्रे करना है। इसके अलावा C235 जो वेराइटी है इसकी क्या है, रेजिस्टेंट वेराइटी है। आगे बात करते हैं इंसेक्ट की। उकटा रोग आपको याद रखना है, ज्यादा फोकस आपको नहीं करना। अब आपको फोकस करना है इंसेक्ट के ऊपर। इंसेक्ट समझ गए भाई सभी, इंसेक्ट मानी कीट। और इसमें सबसे पहला जो कीट आता है वो आता है कट ऑर्म। कौन सा आता है, कट ऑर्म। कट ऑर्म को हिंदी में भी भाई कट ऑर्म ही बोलते हैं।
और ये क्या करता है, कट कर देता है एग्रोरिस इफिसिलोन, ठीक है ना। इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, एग्रेरिस इप्सिलॉन, इसका क्या हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया। और पता है ये क्या करता है, ये नर्सरी अवस्था में लगता है, मतलब पौधा जब छोटा होता है, और रात के समय क्या करता है, जमीन के यहाँ से जो मृदा होती है वहां से उसको काटने लग जाता है, रात भर यही काम करता है, ठीक है। इसके कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसका कंट्रोल करेंगे मिथाइल पेराथियान से, कंट्रोल मिथाइल पेराथियान से हम क्या करेंगे, इसका कंट्रोल करेंगे। मिथाइल पेराथियान डस्ट लेना है हमें 2%, ठीक है ना। कितना लेना है, 2% डस्ट आता है, मतलब 2% डस्ट के नाम से, और ये हमें लेना है 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें क्या करना है, इसका उपयोग करना है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉड बोरेर, स्टार लगा लो। पॉड बोरेर को क्या बोलेंगे भाई, फली छेदक बोलेंगे, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम बिल्कुल अच्छे से याद रखना, हेलिकोवर्पा आर्जिमेना, ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मिजेना। ये स्टार लगा ही लेना, ये पूछा जाता है कि चने की इल्ली का नाम, तो चने की इल्ली का नाम आपको याद हो गया होगा। और चने की इल्ली जो है इसका कंट्रोल आपसे पूछा जाता है, तो कंट्रोल देखो आप, एक आता है एनपीवी का सॉल्यूशन, ठीक है, 250 से 500 आपको क्या लेना है, सीएफ लेना है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या लो भाई, मिथाइल पाउडर ले सकते हो। मेन आप मोनोक्रोटोफॉस पे ध्यान रखना, मोनोक्रोटोफॉस 1 ml, देखो 1 ml आपको मिलाना है भाई, मार्केट में 1 ml नहीं मिलेगा, 1 लीटर का डिब्बा मिलेगा, 250 ml का मिलेगा, 500 का, लेकिन उसमें से आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। तो 1 ml निकालो और उसको मिलाओ 1 लीटर में, और इस तरीके से सॉल्यूशन बनाओ और स्प्रे कर दो। नैपसेक मशीन से कर दो या ट्रैक्टर वाली जो मशीन आती है उससे कर दो, लेकिन बिल्कुल सावधानी से। इनके जो डिब्बे वगैरह होते हैं ना, उनको भी जमीन में गाड़ देना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है। अगर पशु खा लेंगे तो फिर भगवान को प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास आता है टर्माइट जानते हो ना भाई सभी, दीमक भी लगती है चने के अंदर। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सीड को 450 ml क्लोरीफायरिपोस से इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं भाई। क्लोरीफायरिपोस मैंने आपको बताया था इंसेक्टिसाइड के लिए, ताकि दीमक वगैरह ना लगे। तो गाइज कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर ले, और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो रुकना नहीं चाहिए, सभी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर भी एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताता रहता हूं। इसके अलावा आप फोकस करेगा इस जो दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोम में, अभी के भी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। फटाफट से सब्सक्राइब करो भाई, उस पर एक बहुत मजेदार शानदार वीडियोस आने वाले हैं, जो काफी ज्यादा हेल्प, मतलब काफी ज्यादा न्यूज आपको मिलेगी वहां पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और कंटिन्यू शेयर करना है आप लोगों को। आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के अलावा आप फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है ना। आपको आंसर दिए जाएंगे, हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए। तो गाइस तैयारी करते रहिए बिल्कुल अच्छे से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद। और चने खाते रहिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है ना। चने घोड़े नहीं खाते, इंसान भी खाते हैं, ठीक है भाई, खा लो भाई चने।